नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम मेट्रो सिटी लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत कोकिला सरोजनी नायडू की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि गांव-गांव घूमकर महिलाओं के उत्थान तथा लोगों के मन में देश प्रेम की अलख जगाने वाली महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। उनके आदर्श विचार सदैव हमें महिला सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करते रहेंगे। महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत कोकिला सरोजनी नायडू को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनकी जयंती पर नमन किया है। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गांव-गांव घूमकर महिलाओं के उत्थान तथा लोगों के मन में देश प्रेम की अलख जगाने वाली महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरपर्सन और पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश दर्शन सिंह और आयोग के सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने जनसुनवाई की। बता दें कि जनसुनवाई स्थानीय सेक्टर 12 के कन्वेंशन हॉल में फरीदाबाद कमिश्नरी के शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं के पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर फरीदाबाद, पलवल और मेवात जिले के लिए जनसुनवाई की गई। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन कम न्यायमूर्ति दर्शन सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में संभावित शहरी स्थानीय निकायों में जनप्रतिनिधियों के चुनावों के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान के लिए अपने सुझाव लिखित और मौखिक रूप से साझा करें। समस्या कोई नहीं थी लोगों की, लोगों के व्यूज थे जी, सुझाव दिए जो लोगों सुझाव दिए फॉर मेकिंग रिजर्वेशन इन द म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस। हम सबके सुझाव हमने नोट किए हैं, सबकी रिटर्न में रिप्रेजेंटेशंस लिए हैं। हम बैठेंगे, उन पर विचार करके जो वाजिब फैसला होगा वो ले पाएंगे। राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बल्लभगढ़ में अशोक कुमार त्यागी की अध्यक्षता में हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिकारी संगठन के जिलाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें तीसरी बार सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष के रूप में सत्येंद्र सौरोत को जिलाध्यक्ष चुना गया। वहीं निर्वाचन की घोषणा के बाद सभी ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान चुनाव प्रक्रिया के प्रारंभ में पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सौरोत ने पिछले कार्यकाल में किए हुए अपने कार्यों की जानकारी भी दी। हरियाणा स्कूल एजुकेशन ऑफिसर्स एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फरीदाबाद का यह चुनाव था और मैं पिछले टर्म में भी प्रधान रहा हूं और पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में हमने बहुत सारे काम किए और सभी साथियों ने अभी सर्वसम्मति से पुनः मुझे निर्वाचित घोषित किया है, तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और मैं आगे चल करके यह आश्वासन देता हूं कि मैं आप सबके साथ सदैव आगे खड़ा रहूंगा और प्रदेश भर में भी जहां कहीं आवश्यकता होगी वहां भी मैं जाऊंगा, सब मीटिंग्स में जाऊंगा। कहीं पर भी कोई डायरेक्टर से मिलने की बात होगी, कहीं अधिकारियों से मिलने की बात होगी, वहां पर मैं सदैव आपको सामने खड़ा हुआ मिलूंगा। हाँ, मेरा इसके लिए यही विचार है, जो हमारा एसोसिएशन का जो चुनाव हुआ है वो इन्हीं मुद्दों के ऊपर है कि हम स्कूलों में अच्छा करें, परंतु हमें इसके लिए करने के लिए अवसर नहीं मिलता। स्कूल में पढ़ाई के अलावा हमारे से जो बहुत सारे कार्य ऐसे कराए जाते हैं जिनसे हमारे स्कूलों में बुरा प्रभाव पड़ता है। बल्लभगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सत्येंद्र सौरोत को जिलाध्यक्ष चुना गया और सभी ने जिलाध्यक्ष चुने पर उन्हें बधाई दी है और सभी ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी। तस्वीर आपके सामने है, जो खबर आपको बता रहा है बल्लभगढ़ से है, जहां पर सत्येंद्र सौरोत को जिलाध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया है। खबर फरीदाबाद से है, जहां पुलिस ने नकदी जेवरात की लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बता दें, एरिया के एक मकान में 2 नकाबपोश बदमाश जबरदस्ती घर में घुस आए थे। आरोपियों ने अवैध पिस्तौल व चाकू की नोक पर औरत और उसके 2 बच्चों को
मौत का भय दिखाकर घर में ज्वेलरी और नकदी लूट ली। दोनों बच्चों और औरतों को बाथरूम में बंद कर दिया गया, साथ ही टेलीविजन की आवाज फूल करके वहां से फरार हो गए। आरोपियों को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। साथ ही चोरी किए गए गहने बरामद किए जाएंगे और अन्य वारदात के बारे में पता लगाया जाएगा। धारा 392, 34 आईपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, आदरणीय सीपी साहब फरीदाबाद श्री विकास अरोड़ा तथा डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा के दिशा निर्देशों को कार्य करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच 30 ने महिलाओं को घर में अकेला पाकर डकैती करने वाले एक गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इसके अंतर्गत दिनांक 4/2/2023 को शाम को करीबन 9-10 बजे सेक्टर 55 एरिया में एक घर में अकेली महिला को पाकर 2 नकाबपोश बदमाश घर में घुसते हैं। उनको पिस्टल और चाकू दिखाकर, मौत का भय दिखाकर उनको धमकाते हैं और बाथरूम में बंद करके घर में रखी हुई ज्वेलरी व पैसे लूट के ले जाते हैं। तो वहीं झज्जर जिले के गांव हसनपुर में क्रूज और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। कार में सवार पिता और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि क्रूजर गाड़ी में सवार 10 से 12 सवारी भी घायल हो गई। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बता दें, इलाज के दौरान कार सवार युवती की मौत हो गई। वहीं डॉक्टर ने 5 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कल सड़क दुर्घटना में एक लड़की खुशबू रोटरोक सिलेंडर आरओ घोसड़ी की मौत होगी और जिसका नियमानुसार से पोस्टमार्टम जज से कराया जा रहा है। तो उस घर में 10-12 महिला उसमें से घायल कितने? अच्छा, थोड़ी चोटें लगी। कितने हैं उनमें से घायल? 4। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें, 14 फरवरी को मुरथल स्थित दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में होने वाले दौरे की तैयारियों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मुरथल यूनिवर्सिटी का दौरा किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री 14 फरवरी को करनाल में होने वाले कार्यक्रमों के बाद मुरथल यूनिवर्सिटी में जिला के बूथ लेवल बीजेपी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ने कहा कि गृह मंत्री इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों को सेवा सहयोग के साथ आगे बढ़ने का मूल मंत्र भी देंगे। चौदह फरवरी को अमित शाह जी का दौरा हो रहा है। लोकसभाओं का दौरा उनका होगा। पहले का एक सरकारी कार्यक्रम है, उसके बाद वो करनाल लोकसभा की कार्यकर्ताओं की एक बैठक करनाल में संबोधित करेंगे। उसके बाद उनका एक सहकारिता का कार्यक्रम है। बाद में शाम के समय दोपहर बाद वो यहाँ सोनीपत के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को एड्रेस करेंगे, लोकसभा के कार्यकर्ताओं की। हमने सोनीपत लोकसभा में हमारे जो हर बूथ से एक पालक कार्यकर्ता होता है उसको आमंत्रित किया है। खबर झज्जर से, जहां गुड़ की रेलवे लाइन के पास कार्य कर रहे एक प्रवासी बुजुर्ग की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान काटी शादा पुत्र सैनी शादा निवासी बिहार के रूप में हुई है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। झज्जर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मालगाड़ी की चपेट में आने से प्रवासी मजदूर की मौत हो गई है। बिहार का ये रहने वाला बताया जा रहा था, जिसके बाद अब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मालगाड़ी की चपेट में प्रवासी बुजुर्ग आया था और चपेट में आने से बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। बुजुर्ग बिहार का रहने वाला था, जिसके बाद अब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
11 फरवरी 2023 को हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी बाय रेल मजरूदी के द्वारा, और 112 जो कंट्रोल जिला झज्जर का है उसके द्वारा, जो केएम नंबर 49 के 2 और 3 के मध्य कोई रेलवे एक्सीडेंट हो गया है। एक व्यक्ति जो वहां पर मेहनत मजदूरी करता है और खुदाई कर रहे थे, जो रेलवे ठेकेदार के अंडर में आते हैं, और वो रेलगाड़ी की चपेट में आ गया है। तो इस इतला पर जो है मैं मौका पर पहुंची अपने स्टाफ के साथ, तो वहां पर मौका से जो है एम्बुलेंस उसको मृतक को ले जा चुकी थी जड़ को। तो गौड़ा शहर के सर्विस रोड पर मंडी मनीराम में हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने कार सेल परचेज व्यापारी के घर में घुसकर पति पत्नी और बेटी पर जानलेवा हमला बोल दिया। बदमाशों ने दोनों को बंधक बनाकर रखा। बदमाशों ने जब गोली मारने की धमकी दी तो दंपति ने पहली मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। पति पत्नी के नीचे छलांग लगाते ही बदमाश गाड़ी में सवार होकर मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में दंपति को करनाल के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों की हालत गंभीर बताते हुए दिल्ली के अस्पताल में रेफर कर दिया। वारदात के बाद आसपास के एरिया में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। और आगे स्टिचेज आए हैं, वो जहां तक है उन्होंने मारा है। अभी मम्मा इतना बोल नहीं पा रहे, और जैसे उन्होंने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था ना, तो उनको इतना होश नहीं था, वो ब्लैंकेट में ही उनको दबाना शुरू हो गया। उनको देखने नहीं दे रहे थे, उनको मतलब वो भी अगर कोशिश कर रहे थे वो देख ही नहीं पाए। मतलब जैसे ही वो नीचे आए, उन्होंने आती पापा पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। कुछ भी नहीं था, सीधा अटैक करना शुरू। ये रुका प्राप्त हुआ था बरदार हॉस्पिटल से जी। 2 आदमी विनोद जैन और सी घरवाली राजरानी जी एडमिट है चोटे के कारण। तो कंप्लेंट आ गई है, एफआईआर दर्ज करेंगे और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी। उधर पुंडी में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि वर्कलोड अधिक होने के कारण कोई भी कर्मचारी अपना काम पूरा नहीं कर पाता, बल्कि सरकार ने हमारे जेई का तबादला कर हम पर दबाव डाला है। कर्मचारी काम नहीं कर पाते, इसको लेकर सरकार कर्मचारियों की पूर्ति करे, जो खरीदते हैं उन पर कर्मचारियों की नियुक्ति करे। इसके अलावा राजवीर के तबादले को लेकर भी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुंडी से आपको खबर बता रहे, जहां पर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने नारेबाजी की है और प्रशासन पर भी आरोप लगाया है। जेई के तबादले का दबाव उन पर जेई के तबादले के बाद काम को लेकर डाला जा रहा है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने हमला बोला है और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेई का तबादला कर दबाव डाला जा रहा है, ये कहना है कर्मचारियों का, और यहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं जिन्होंने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। मैं राकेश कोटड़ा, यूनिट प्रधान पुंडरी, एचएससी वर्कर यूनियन हरियाणा कर्मचारी महासंघ। जो आज की 2 घंटे की गेट मीटिंग है, रोज गेट मीटिंग, ये हमारे राजवीर जी जेई है, उनका पुंडरी नंबर 1 से जो है तबादला बिना किसी जांच के, बिना किसी कसूर के उनका जो है झज्जर तबादला कर दिया गया है, जिसका हेड ऑफिस भिवानी पुरजोर विरोध करती है। और जब तक ये तबादला नहीं रुकेगा, हमारा रोष ऐसे ही जारी रहेगा। राजवीर जेई जो नंबर 1 में कार्यरत थे, उनका उच्च अधिकारियों द्वारा ट्रांसफर कर दिया गया है, और वो ट्रांसफर करना उनकी अधिकार क्षेत्र में आता है।
इसमें मेरे ऑफिस से कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं की गई है। तो ये ऊपर से ही हुई है? हाँ जी। पुंडरी से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जेई का तबादला कर दबाव डालने का कर्मचारियों ने आरोप लगाया है और इसको लेकर जमकर नारेबाजी भी कर्मचारियों ने की है। रेवाड़ी में जिले के कोसली कस्बा में भारी वाहनों को फ्लाईओवर पर रोकने के लिए लोहे का पिलर लगाया गया। यह सावधानी इसलिए बरती गई है क्योंकि सोमवार को एक चलती कार यहां पर गिर गई थी। चालक की जान बाल बाल बच गई। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसके विरोध में स्थानीय लोगों ने रोड जाम किया था, जिसकी वजह से प्रशासन ने इस फ्लाईओवर पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारी वाहनों को फ्लाईओवर पर चढ़ने से रोकने के लिए भारी भरकम लोहे के पिलर लगाए गए। साथ ही कुछ माह पहले सरकार ने फ्लाईओवर का निर्माण करने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज भी कर लिया है। आगे यहाँ से एक वो पराली की पिकअप गुजरी थी इस पुल के नीचे से, और वो पिकअप की जो पराली लगने से ये पुल गिर सकता है, ये पोल गिर सकता है। और तो ये देखो भाई इसके ऊपर क्या सुविधा है। अभी ये गाड़ी वाला था, इसकी जान बाल बाल बची है। ये एक बाबा श्याम का भगत था, इस गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है जय श्री श्याम। ये बाबा ने बचाया है, नहीं तो आज इसको बचाने वाला प्रशासन नहीं था। साहब ये कोई पिकअप वाला था और ये जैसे अभी पदाड़ी पुदूड़ी या फिर पुड़ी लेके जा रहा था। मैं इसके जस्ट पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहा था और जैसे ही ये इसमें फंसा, इसने रोक के भी नहीं देखा, जबरदस्ती करके जबरदस्ती को लेके और टक्कर मार के चला गया। और मेरा बचाव ये हो गया कि मैं थोड़ा सा इससे आगे निकल रहा था तो ये सर पे नहीं लगा। बाकी गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई है, फिर भी हिला मारने पे भी रुका नहीं। फिर मैं उतर के गाड़ी में से किसी बाइक वाले भाई से लिफ्ट मांगी और इसको बीच पुलिये में जाके इसको रोका। आज से सर आए दिन हो रहे हैं, आए दिन हमारी डिमांड तो यह तो बाईपास बनाया जाए तुरंत प्रभाव से। आए दिन ये मंत्री है संतरी है घोषणा करते रहते, करना धरना कुछ है नहीं। और इस पुल पे तो आए दिन शुक्र है कि आज तक कोई जन हानि नहीं हुई है। बस सबसे बड़ी बात ये है और सबकी डिमांड यही है कि इस पुल को हटाया जाए और बाईपास शीघ्र अतिशीघ्र बनाया जाए। हमारी यही प्रशासन से डिमांड है। नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए अंबाला पुलिस इन दिनों पूरी तरह से एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए अंबाला CIA2 ने थाना नग्गल क्षेत्र एक ट्रक चालक को पकड़ा, जिसमें 1 क्विंटल 26 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ NDPC की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। जानकारी देते हुए अंबाला SP ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले नशा तस्करी पर नकेल कसते हुए अंबाला पुलिस ने 10% ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए बीते रोज CIA2 की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। अंबाला पुलिस के नशा विरुद्ध अभियान को और आगे बढ़ाते हुए हमारे इस 2023 के वर्ष के अंदर हमने पिछले साल से लगभग 10% अभी तक ज्यादा मुकदमे दर्ज किए हैं और अभी तक कुल हमने 20 FIR दर्ज करके हमने 25 ऐसे नशा तस्करों को जेल की सलाखों तक पहुंचाया। और इसी कड़ी के अंदर कल हमारी CIA2 की टीम को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई। गृहमंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कश्मीर को लेकर बयान दिया था, जिस पर विज ने कहा कि राहुल गांधी को नहीं पता कि कश्मीर को क्या चाहिए। विज ने कहा कि अच्छा हो कि राहुल गांधी बयानबाजी करने की जगह वहां पर हो रहे विकास कार्यों को देखे। इसी के साथ उन्होंने रणदीप सुरजेवाला के किसानों पर दिए बयान को भी लेकर निशाना साधा। सुरजेवाला पर भी निशाना साधते हुए कहा, जितना फायदा किसानों को अब मिल रहा है उतना पिछले 70 सालों में नहीं मिला। किसानों को जितना फायदा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन वर्षों में मिला है उतना फायदा पहले के 70 साल में नहीं हुआ। एमएसपी में भी, मुआवजों में भी। हमारी सरकार पहले तो 2-2 रुपए के चेक जाया करते थे, हमने खुद देखे 2 रुपए के चेक, और तो हम मुआवजा भी अच्छा दे रहे हैं, एमएसपी भी अच्छा दे रहे हैं। हरियाणा के करनाल जिले के मधुबन में 14 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, जिसको लेकर बड़े जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बीते दिनों ही गोहाना रैली में शाह नहीं पहुंच पाए थे, जिसकी वजह से अब बीजेपी संगठन इस दौरे को लेकर बेहद संजीदा है। साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब एक बार फिर बीजेपी 2024 में भी उसी जीत को दोहराने के मकसद से तैयारियों में जुटी है। वहीं बीजेपी आलाकमान भी हरियाणा पर फोकस कर रहे हैं। 8 सालों से हरियाणा की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी केंद्रीय नेतृत्व की कसौटी पर खरा उतरना चाहते हैं। अंबाला सेंट्रल जेल में एक मोबाइल मिलने का मामला सामने आया है, जिसकी एफआईआर बलदेव नगर थाने में दर्ज कर ली गई है। साथ ही पुलिस इस जांच में जुट गई है। मामले पर अंबाला एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने घटना की जानकारी पत्रकार को दी और उन्होंने खास इन्वेस्टिगेशन टीम के गठन करने की बात कही है। अंबाला सेंट्रल जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। आपको बता दें कि अंबाला के सेंट्रल जेल का अब जो एक और मामला सामने आया है वो ये है कि जेल में मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और इसकी जानकारी खुद विभाग ने दी है, जिसको लेकर अब टीम गठित कर दी गई है और पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। अजीब पिछले दिनों कुछ मोबाइल्स सेंट्रल जेल के अंदर बरामद हुए हैं और हमने एक खास इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर रखा है, जितने भी जेल के अंदर जो मोबाइल्स बरामद होते हैं उनकी तफ्तीश करने के लिए। तो ये केसेस भी उसी इन्वेस्टिगेशन टीम जो होगी हमारी वही इसकी जांच करेगी। और पिछले दिनों में हमने ऐसे एक गैंग का भी खुलासा किया था जो स्पेसिफिकली ऐसे मोबाइल्स अंदर फेंकने का या पहुंचाने का किसी न किसी तरीके से वो काम करते रहते। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।